माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम बी कॉम का असाइनमेंट करने वाले हैं विच इज़ BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपका जुलाई 2026 सेशन वाले बच्चों के लिए है। इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, विच इज़ राइट व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को वैल्यू करते हैं ना, तो उसके किस क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरह से हम शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बता देना कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, जिसमें हम फेयर रीजनेबल वैल्यू बताते हैं कंपनी के शेयर की। ठीक है, मार्केट प्राइस हमेशा एक्चुअल वर्थ नहीं बताता। ठीक है, तो ये एक दो लाइन लिख देना। उसके बाद जो हमारे मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के, उसके बारे में बता देना। जैसे पहला है नेट एसेट मेथड, जिसमें हम नेट एसेट की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ करके। ठीक है, अब पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, जो नेट एसेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें से हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो पर शेयर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या फिर एसेट बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। फिर एक एग्जाम्पल बता देना। ठीक है, जैसे नेट एसेट्स जो अवेलेबल थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो 10 लाख थी एंड टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, तो डिवाइड करके यानी कि पर शेयर का प्राइस इज ₹10। ठीक है, सेकंड आता है ईल्ड वैल्यू मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर्स को वैल्यू किया जाता है उनकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। ठीक है, एक्सपेक्टेडली कितना हमें रिटर्न मिलेगा। इसमें जैसे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसको उसका 100, ठीक है, एंड डिवाइड कर देते हैं हमारा जितना भी NRR होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हमारी पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, तीसरा इसी तरह से फेयर वैल्यू मेथड होता है, जिसमें हमारा नेट एसेट और ईल्ड वैल्यू हमारा दोनों यूज में आते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितनी वैल्यू हमारी पर शेयर की इंट्रिंसिक हमारे नेट एसेट के हिसाब से निकली थी और पर शेयर की वैल्यू जितना यील्ड वाली मेथड के हिसाब से निकली थी, दोनों का एवरेज निकाल दो प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू 120 है, यील्ड वैल्यू 100 है, तो दोनों को प्लस करेंगे 220 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा पर शेयर की जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी ₹110। ठीक है, फिर फोर्थ मेथड है हमारे पास मार्केट वैल्यू मेथड। इसमें हम जो वैल्यू होती है शेयर की वो डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से लिस्टेड कंपनी कोटा मार्केट प्राइस को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये सब बता देना। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड आता है एक, जिसमें हम हमारी जितनी भी अर्निंग्स हैं उसको 100 करेंगे डिवाइडेड बाय अनदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फॉर्मूले जरूर लिख देना। तो फर्स्ट में इतने मेथड समझा देना, एक एक लाइन लिख देना, फॉर्मूले लिख देना। ठीक है, आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं एंड लिस्ट द फॉर्म ऑफ बिजनेस जो NBFC के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो NBFC होता क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि काफ़ी सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ऑपरेट नहीं करेगा लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फुल फ्लेज्डली वर्क नहीं करता। ठीक है, प्रॉपर कमर्शियल बैंक की तरह वर्क नहीं करेगा। NBFC जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवाता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, इसको रजिस्टर करा गया है कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, जो कि रेगुलेट होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म्स बता देना, कौन कौन से फॉर्म्स कैरी करता है NBFC। तो लोन्स एडवांसेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फाइनेंसिंग करवाता है व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, परचेजिंग क्या, कंस्ट्रक्टिंग का, रिपेयरिंग का, रेनोवेटिंग का, इन सब के लोन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स। ठीक है, उसके बाद लीजिंग या हायर परचेज के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। माइक्रो फाइनेंस है, छोटे मोटे लोन चाहिए। ठीक है, लो इनकम हाउस होल्ड वाले लोगों को, तो उस केस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फैक्टरिंग सर्विसेज जो होती हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया, फाइनेंसिंग हो गया कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स डाल देना एंड इनफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अलग अलग मेथड्स कौन
कौन से हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के। ठीक है, सबसे पहले बता देना परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है अमाउंट जो भी पेबल होता है परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। ठीक है, हमारी परचेजिंग कंपनी है और एक हमारी जो बिजनेस एक्वायर करा जा रहा है ना, उसके जो वेंडर्स होते हैं ना, उनको जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस वेंडर कंपनी के, उनको जो भी अमाउंट दिया जाएगा दैट इज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अमेलगमेशन के केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के केस में। ठीक है, और ये हमारा कैश, शेयर, डिबेंचर इन सब की फॉर्म में पेमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने जो है कंपनी बी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, एंड उसने बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा कंपनी बी के जो शेयर होल्डर्स है उनको। ठीक है, तो इस केस में जो 10 लाख है ना, वो हमारा परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिसमें पहला आता है लमसम मेथड। ठीक है, लमसम मेथड यानी कि जितना भी अमाउंट है आप वो लमसम अमाउंट दे दोगे, एक ही बारी में दे दोगे। ठीक है, कंपनी ए ने बोला कि वो 15 लाख रुपए देगा कंपनी बी को बिजनेस टेक ओवर करने के लिए, तो लमसम अमाउंट कितना हो गया 15 लाख रुपीज़। ठीक है, सिंपलेस्ट मेथड है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। सेकेंड आता है नेट पेमेंट मेथड। इसमें परचेज कंसिडरेशन को हमारी पेमेंट जितनी भी करी गई है परचेजिंग कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, उसके बेसिस पे करा जाता है। ठीक है, जैसे कंसिडरेशन हमारा कैश में भी हो सकता है कि जैसे कंपनी दी, अब 10 लाख की जगह उन्होंने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दिए। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, डिबेंचर्स की फॉर्म में, या कोई भी कॉम्बिनेशन की हम कैश भी देंगे, थोड़ा सा हम कैश देंगे। जैसे 10 लाख है, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 5 लाख कैश दे देते हैं, बाकी के 10 लाख के इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी पेमेंट हो सकती है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन कैश प्लस जितनी भी शेयर की वैल्यू थी प्लस जो भी और सिक्योरिटीज़ दी गई है। ठीक है, सपोज एक परचेजिंग कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए 10 रुपये ईच के, तो 1 लाख रुपए के हो गए, तो 50,000 का कैश दे दिया। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया 1 लाख तो हमारा इक्विटी शेयर्स का, और कैश हमारा 50, तो 1,50,000। ठीक है, नेट एसेट मेथड में क्या होगा, नेट एसेट मेथड में परचेज कंसिडरेशन को हम वैल्यू ऑफ एसेट, जितनी परचेजिंग कंपनी की वैल्यू ऑफ एसेट्स वो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है ना, उसके हिसाब से एसेट की वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीड वैल्यू जितनी भी एसेट्स की है जिन्होंने टेक ओवर करा है, उसमें से जितनी भी एग्रीड वैल्यू है लाइबिलिटीज़ की वो माइनस करके। ठीक है, एग्जाम्पल कि एग्रीड वैल्यू जो थी एसेट टेकन ओवर की वो 12 लाख थी और लाइबिलिटीज़ की 3 लाख थी। ठीक है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी ये तो 9 लाख बना, तो 9 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शेयर एक्सचेंज मेथड। सम टाइम्स जो परचेजिंग कंपनी होती है वो एग्री करती है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर देंगे अपने ही शेयर्स के शेयर होल्डर्स को। ठीक है, जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको हम अपनी कंपनी के कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितने इशू करे हैं इनटू पर शेयर का जो इशू प्राइस, पर शेयर का जो इशू प्राइस होता है वो। ठीक है, जैसे 20,000 शेयर्स इशू करें, पर शेयर इज 10 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 2 लाख का परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, सेकेंड, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या कोई कंपनी फॉरफिट कर सकती है शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। अगर कॉल्स की पेमेंट नहीं होती, कॉल्स क्या होती है, जैसे जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वहाँ से हमारे पास हर टाइम पे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कॉल होती है, एंड उसके बाद हमारे पास एलोकेशन वाली कॉल होती है। ठीक है, एक होती है अलॉटमेंट की, है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल होती है। तो जब जब ये कॉल करी जाती हैं, जैसे एक कंपनी ने इशू करा अपना 10 रुपये का शेयर एंड वो कह रहा है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये आप लोग मुझे दोगे। ठीक है, अलॉटमेंट पे आप 2 रुपये दोगे, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की रहेगी, फाइनल कॉल 2 रुपये की रहेगी। तो जितना जितना पर कॉल पे पैसा मंगाया जाएगा आपको देना पड़ेगा, जितने भी शेयर आपके पास है उनके हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप कॉल की पेमेंट नहीं करते, जैसे आपका एलोकेशन के टाइम पे 2 रुपये मंगाए थे और आपने 2 रुपये पे नहीं करे, तो वो आपके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं, यानी कि वो आपके शेयर्स अपने पास रख लेंगे। ठीक है, फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप अमाउंट नहीं पे कर पाते जब भी आपको कॉल बुलाई जाती है तो आप फॉरफिट कर सकते हो, कंपनी फॉरफिट कर सकती है शेयर्स को। ठीक है, फॉरफिट कर लेगी यानी कि प्रॉपर अगर हिंदी वर्ड बोले तो जब्त कर लेना। ठीक है, तो वो आपके शेयर्स को जब्त कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, तो वो आप समझा देना। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर के राइट्स कैंसिल हो जाएंगे, वो आपके शेयर्स को जब्त कर लेंगे, ठीक है, अगर आप नहीं प्रिस्क्राइब टाइम में अपनी कॉल पे कर पाते हो, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होता है फॉरफिट करने का, सबसे पहले अथॉरिटी अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कॉल्स की नॉन पेमेंट होती है तो कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है, ये चीज़ प्रोविजन में लिखी होनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। सेकेंड है डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि अगर शेयर होल्डर कॉल में उसका डिफॉल्ट होना चाहिए, यानी उसने कॉल पे ना करी हो, उसी केस में आप फॉरफिचर कर सकते हो। फिर है नोटिस टू शेयर होल्डर, कंपनी जो है प्रॉपर नोटिस देगी शेयर होल्डर को, उनसे पेमेंट मांगेगी अनपेड कॉल की, ठीक है। तो नोटिस में ये होना चाहिए कि अमाउंट कितना है अनपेड कॉल का, कितना इंटरेस्ट बनता है, डेट क्या थी जिस दिन पेमेंट पे हो जानी चाहिए थी, और उसके बाद एक क्लियर वार्निंग देनी है कि हम आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे अगर अमाउंट पे आप नहीं करोगे तो, ठीक है ना। फिर है बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर शेयर होल्डर डज नॉट मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट प्रिस्क्राइब टाइम में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो पेमेंट नहीं करता है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि आप उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लो, ठीक है। एंट्री करनी है उसका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, जो भी फॉरफीचर हुआ है उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, अपडेट करना है उसमें। नोटिस ऑफ फॉरफीचर, कंपनी कम्युनिकेट करेगी फॉरफीचर का जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इस बारे में, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल, यानी कि जो फॉरफीचर शेयर, जो फॉरफिटेड शेयर है वो आप कंपनी की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, ठीक है, एंड फिर अब उनको री इशू कर दिया जाएगा, वापस से किसी और को रीइशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट्स क्या होते हैं फॉर फ्यूचर के, तो जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं कि शेयर होल्डर जो है वो अपनी मेंबरशिप राइट खो देगा, ठीक है, अगर उसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं। शेयर होल्डर का राइट खो जाएगा कि वो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा उसे, वोटिंग राइट्स उसके छिन जाएंगे, ठीक है। जितना अमाउंट उसने ऑलरेडी पे किया था शेयर्स पे वो कंपनी रिटेन कर लेगी, ठीक है, बाकी जो भी लॉ के हिसाब से होगा, लेकिन काफ़ी केसेस में कंपनी उसे अपने पास रिटेन कर लेती है, ठीक है, और फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है बट इसमें मैं क्या आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, तो अगर पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आप एक बार देखना चाहो तो देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उससे तो समझ लेना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको नीचे आप पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, एंड वहाँ पे आपको ये सारा जितना भी पीपीटी और जितनी भी पीडीएफ्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, तो आप चेकआउट करिए ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से, जिसमें हमें कैपिटल शेयर का रिड्यूस करने का प्रोसीजर बताना है, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी रीऑर्गेनाइज करती है अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, ठीक है, कंपनी बंद नहीं कर रही है लेकिन अपना जितना भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज कर रही होती है, ठीक है, जैसे कि शेयर कैपिटल को कम कर देना, ठीक। इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम बनानी पड़ती है, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉपर एक स्कीम बनेगी, इसमें जितने भी चेंजेस आएंगे हमारे शेयर कैपिटल में, लाइबिलिटीज़ में, एसेट्स में, हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फाइनेंशियल आइटम्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो सारे इसमें हमें दिखाने होंगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है, उसके बाद जितनी भी हमारी बोर्ड होंगे वो हमें ऑथराइज करेंगे कि आगे क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स, जितना भी प्रपोज रिडक्शन है शेयर कैपिटल में वो शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा, उनका अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक कंपनी अगर अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है तो उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है NCLT को, विच इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, ताकि वो कंफर्मेशन कर सके रिडक्शन का, ठीक है, लॉ के हिसाब से तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितनी भी अदर अथॉरिटीज़ हैं उनको हम लोग नोटिस देंगे। फिर हम क्रेडिटर्स का जितना भी ऑब्जेक्शन होगा उसको सेटल करेंगे अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा रिडक्शन को कन्फर्म करने का, ठीक है। फिर हम जितना भी ऑर्डर होगा उसको फिल करेंगे विद द रजिस्ट्रार, यानी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, ठीक है, जितने भी अप्रूव्ड मिनट्स होगी वो सब। उसके बाद जितना भी हमारा MOA होता है, ठीक है, जिसमें कंपनीज की डिटेल होती है, जिसमें शेयर्स वगैरह के बारे में लिखा होता है, वहाँ पे ऑल्टरेशन करेंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। देन अकाउंटिंग फॉर द रिडक्शन, ठीक है, जितना भी अमाउंट
जिससे शेयर कैपिटल हमारी कम हुई है, इज जनरली यूज फॉर जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं ना, उनको राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, सपोज एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो थे वो 10 लाख के थे। ठीक है, वो डिवाइडेड थे, यानी कि 1 लाख शेयर्स थे एंड 10 रुपीज़ का ईच शेयर। ठीक है, एंड कंपनी के जो लॉसेस थे वो 4 लाख के थे। तो जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आएगी तो जो फेस वैल्यू है वो हर शेयर की 10 रुपये से घट के 6 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो हर शेयर पे कितने 4 रुपये कम हो रहे हैं, है ना। और हमारे पास शेयर्स कितने हैं 1 लाख, तो 1 लाख का 4 यानी कि 4 लाख रुपीज़ कम हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी ये 4 लाख का अमाउंट है ये हमारा यूज़ किया जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में सबसे पहले है हाउ इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स, कैसे ट्रीट किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्स का मतलब होता है अमाउंट जितना भी कंपनी साइड में रखती है अपने प्रॉफिट में से, ताकि वो जितना भी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है इनकम टैक्स के टूवर्ड्स उसकी पेमेंट कर सके। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, टैक्स पे करना है कंपनी को, टैक्स के लिए जितना भी प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट अलग रखा कंपनी ने, दैट इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारे अकाउंट्स की बुक में, प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है डेबिट करके हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट बनता है ना, तो उसका जो डेबिट साइड होता है ना, यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स लिख के लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट इस तरह से लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, उसमें आएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, सेकंड आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। जब भी हम पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो ये जो प्रोविजन है हमारा टैक्स अकाउंट का वो डेबिट हो जाएगा एंड जितना भी बैंक अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये एंट्री हो जाएगी इसकी, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू हमारा बैंक अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सेस प्रोविजन। अगर इफ़ द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम है हमारे प्रोविजन से, प्रोविजन बनाया हमने 100 रुपये का बट एक्चुअली में हमारा टैक्स सिर्फ था 80 रुपये का, तो जितना भी एक्सेस प्रोविजन होता है वो रिटर्न बैक हो जाता है, वापस लिख दिया जाएगा एंड वापस से उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा हमारे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है शॉर्ट प्रोविजन। एक्चुअल लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, अब मैंने प्रोविजन बनाया 80 का बट टैक्स निकल गया मेरा 100 का, तो एडिशनल अमाउंट भी हम पीएनएल से ही चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, जितना भी अनपेड प्रोविजन होगा वो एज अ लाइबिलिटी दिख जाएगा कि अभी हमें देना है, हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, सो ये शॉर्ट में सिर्फ इतना ही लिखना बहुत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, फैक्टर्स बताने हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले गुडविल बता देना होता क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जो रिप्रेजेंट करता है रेपुटेशन को, कस्टमर की लॉयलिटी को। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है बता देना। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस जो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, स्टेबल प्रॉफिट्स है, तो उस कंपनी की जो गुडविल होगी वो भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करते हैं जिनकी रेगुलर डिमांड होती है, रिस्क कम होता है, तो उनकी यूजुअली ज़्यादा गुडविल होती है। ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे किसी भी कंपनी की गुडविल को। ठीक है, मोनोपोली है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, कस्टमर लॉयलिटी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें भी आप सारे पॉइंट लिख दोगे ठीक है, अगर कुछ 6-7 पॉइंट लिखना चाहते हो तो वो भी इनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस। क्या आते हैं जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं, तो बोनस शेयर क्या होते हैं, कुछ एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो भी एग्जिस्टिंग है उसके प्रपोर्शन में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज, जब कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड काफ़ी सारा रिजर्व होता है एंड कंपनी चाहती है इन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में बदलना, तो वो बोनस शेयर इशू कर देती है। ठीक है, बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं कैपिटलाइजिंग जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है, उनसे, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ा के। ठीक है, कैपिटल प्रोपोर्शन करके टू द एसेट्स। ठीक है, कंपनी के एसेट्स में जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ा के। ठीक है, तो रिवॉर्डिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए, उसके बाद इम्प्रूविंग मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं मार्केट का प्राइस जो है शेयर का बहुत हाई है तो बोनस शेयर इंक्रीज कर देगा हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है,
उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ साइन करना, उसके बाद कैपिटलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारे पास बैलेंस शीट दी गई है R&M लिमिटेड की। ठीक है, ये हमारे पास इनकी डिटेल दी गई है बैलेंस शीट की। हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपके वर्किंग नोट्स मिनट्स में डाल दिए, इसको फॉलो करके आप कर लेना। बाकी प्रैक्टिकल पार्ट जब ये चैप्टर में समझाऊंगी तो BCO से 17 की जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको अलग से ये समझा दूँगी। ठीक है, बाकी फ़िलहाल के लिए आप देख लेना, वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी वर्किंग नोट्स हैं ये देख लेना, एंड इसका प्रॉपर हमारे पास कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, डिस्कस करना है मिनिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व्स जो भी मेंटेन करती है बाय द बैंक्स। ठीक है, तो बैंक्स को एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मीट करने के लिए। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होती है, इसमें हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए बैंक को, इंटरेस्ट बचाता है डिपॉजिटर्स का, बैंक को एनेबल करता है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को मीट करने के लिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस लेके आता है। ठीक है, और बैंक के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। ठीक है, तो ये सब है। रिजर्व फंड बता देना, रिजर्व फंड अपने प्रॉफिट से बचाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल पोजीशन को बैंक्स की। ठीक है, और एज अ कुशन वर्क करता है, फ्यूचर में कोई भी लॉस है तो रिजर्व फंड को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ठीक है, बैंक्स को रिक्वायर्ड होता है कि कुछ रिजर्व्स, कुछ कैपिटल रेशियो जो है RBI के हिसाब से बेसल फ्रेमवर्क में अपना स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बना के रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इनकी कैपिटल और रिजर्व्स की, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉसेस एब्जॉर्व कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बिजनेस एक्सपेंशन, उसके बाद RBI रेगुलेशन के हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें आपको P&L अकाउंट बैलेंस शीट दी गई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है प्रॉपर। ठीक है, दिस इज द P&L अकाउंट ऑफ कंपनी एंड दिस इज प्रॉपर बैलेंस शीट आपको दी गई है। सारी अमाउंट आपकी आगे 3 जीरो है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 748 है तो इट इज़ 7,48,000। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें भी वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल पार्ट में आपको जो उसका समझाऊंगी, तो अभी प्रैक्टिकल पार्ट अलग से दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से अगर आप करना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और इनडायरेक्ट मेथड से करनी है तो इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आप चेकआउट कर लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट नोट, किसी भी 2 पे देना है। मैंने यहाँ पे 4 पे शॉर्ट नोट दे दिया है आपको। ठीक है, और इसमें आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ना एक काम करती हूँ, इनका से ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है, छोटा छोटा, तो यहाँ से आप पढ़ के अपने आप कर लेना। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमैलगमेशन से। ठीक है, अमैलगमेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज का मर्जर होता है। ठीक है, एक कंपनी बनाना। ओके, इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ होती है उनको टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स अगर समझिए तो हमारे पास एक कंपनी थी A लिमिटेड, एक कंपनी थी B लिमिटेड। ठीक है, मर्जर होकर एक नई कंपनी बन गई है AB लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये वाली कंपनी भी इसमें आ गई, ये भी कंपनी इसमें आ गई। दिस इज अमैलगमेशन। ठीक है, अमैलगमेशन का मतलब क्या है, 2 कंपनीज का मर्जर होके एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना। मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिख देना। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन समझाने थे, इनफ होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी भी पर्टिकुलर कॉमन कैटेगरी में इजीली आप क्लासिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, जो अकाउंटिंग में जिसको हमें सेपरेटली शो करना पड़ता है, या कुछ खर्चे, कुछ लॉसेस वगैरह। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट या लॉस हो गया इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स पे। ठीक है, हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे आ जाती हैं किसमें, इनको हम ऐसे नॉर्मल टेंजिबल एसेट शो नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस ऑफ शेयर डिबेंचर, ये सारे हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिनको हम नॉर्मली एज अ टेंजिबल एसेट शो नहीं कर पाते हैं तो उनको हम मिसलेनियस दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक बैंकिंग फैसिलिटी होती है जिसमें बैंक कस्टमर को उनके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस अवेलेबल होता है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, एक अप्रूव्ड लिमिट होती है बट उसी टर्म तक। ठीक है, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है।
है ना। एग्जाम्पल जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है, लेकिन आपको बैंक ने 20,000 का ओवरड्राफ्ट दे दिया, ठीक है, तो अब आप बैंक से 20,000 निकाल सकते हो, भले ही आपकी बैंक की लिमिट 10,000 हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म होता है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप बता देना, हाँ इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी। जब पेरेंट या फिर जो होल्डिंग कंपनी होती है ना किसी भी सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है, ये हमारी पेरेंट कंपनी है, ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है। तो जो पेरेंट कंपनी है ना, जब ये किसी भी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स ओन नहीं करती, बल्कि उसके जितने भी मेजॉरिटी शेयर्स है ना वो ये ओन करती है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पार्टली ओन्ड, ठीक है। पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी जिसमें होल्डिंग शेयर 100% से कम शेयर्स ओन करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने 80% शेयर्स इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं कंपनी बी के, तो कंपनी बी पार्टली ओन सब्सिडरी हो जाएगी कंपनी ए की। जो 20% है वो उसके बाकी के दूसरे शेयर होल्डर से, ठीक है। तो इसमें कुछ ये पॉइंट से ही लिख देना, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया है BCOC 17, ठीक है। एंड आई नो ये थोड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हुई है, आधे घंटे की हो गई है, ठीक है, 25 मिनट्स की हो चुकी है। सो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगी अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप देखना चाहो, ठीक है, तो उस टाइम पे इजीली आप एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका सारा। सो और वीडियोस और असाइनमेंट्स की वीडियोस आई अपलोड टाइमली, ठीक है। सो आप लोगों को वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है असाइनमेंट, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड पिन कमेंट आप जाके देख सकते हो, ठीक है, पिन कमेंट में आपको ये PDF मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।